चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ते हैं रुधिर के बारे में। रुधिर, ब्लड, इसको बोलते हैं रुधिर। ठीक है, रुधिर की अगर बात करें तो रुधिर के बारे में लास्ट टाइम पे हमने बेटा समझाया था कि ब्लड क्या होता है। तो रुधिर की अगर बात करें तो रुधिर जो है बेटा, हमने आपको बताया था ब्लड के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई थी। ब्लड जो होता है किससे मिलकर बना होता है? प्लाज्मा से। और किससे? ब्लड कार्पसल से। ब्लड कार्पसल से, ठीक है, ब्लड कार्पसल से मिलकर बना हुआ है। और जो प्लाज्मा होता है वो प्राय जो होता है वो वाटर से मिलकर बना होता है और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। ब्लड कार्पसल्स की अगर बात करें तो ब्लड कार्पसल जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ठीक है, 3 प्रकार की होती है। एक होती है आरबीसी, आवाज़ नहीं करें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, अगर हम वाटर और इनऑर्गेनिक, प्लाज्मा क्या होता है और पहले रुधिर क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो रुधिर क्या होता है? रुधिर के बारे में सर लास्ट टाइम पे मार्क नहीं रखा है क्या? लास्ट टाइम की अगर बात करें तो रुधिर में हमने पढ़ाया हुआ था ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में 3-4 चीजें हमने बताई। इधर दिख रहा है बेटा, देखो चेक करो, इधर दिख रहा है। तो रुधिर के बारे में बताया, हमने बताया था एक तरल संयोजी ऊतक होता है। संयोजी का मतलब क्या होता है? संयोजी का मतलब होता है कि ऊतक की कोशिकाएं। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, और ये तरल है, लिक्विड है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? पीएच वैल्यू 7.4 होती है। अगर इसकी बात करें रुधिर क्या है, तो रुधिर जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर का रंग क्या होता है? लाल होता है। और रुधिर जो होता है परिवहन में मदद करता है। तो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का भी क्या करता है? परिवहन करता है। तो पोषक तत्वों का क्या करता है? पोषक तत्व या उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन भी करता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन भी करता है। पोषक तत्व में बहुत सारे पदार्थ हो जाएंगे, विटामिन, हार्मोन्स का, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, एंजाइम, हार्मोन्स, खाद्य पदार्थ का परिवहन, और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जी पदार्थ होता है तो उसका भी परिवहन करता है। आवाज नहीं करे बिल्कुल भी, एक्स्ट्रा आवाज नहीं आनी चाहिए। प्लाज्मा की अगर बात करें तो ये रुधिर हो गया। अब ये रुधिर जो है प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा तो मतलब हिंदी प्लाज्मा ही बोलते हैं। ब्लड कार्पसल से मतलब होता है रुधिर कणिकाएं। क्या होता है? रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा की अगर बेटा हम बात करें तो प्लाज्मा जो होता है पीले रंग का एक द्रव पदार्थ होता है जो कि वाटर से मिलकर बना होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। तो वाटर जो होता है उसमें 90% होता है और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो 10% रोल जो होते हैं प्ले करते हैं। किसके अंतर्गत? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा के बारे में समझ ले। प्लाज्मा जो होता है एक पीले रंग का द्रव पदार्थ होता है जो रुधिर का ही एक भाग होता है। ठीक है, प्लाज्मा की अगर हम बात करें कि ये पीले रंग का द्रव पदार्थ होता है और प्लाज्मा जो होता है, ठीक है, ये वाटर से मिलकर बना होता है और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। अगर वाटर की बात करें तो 90% वाटर है, जो कि वाटर जो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो वाटर तो होता है वो 70% ह्यूमन बीइंग्स में पाया जाता है। ठीक, अगर नेक्स्ट बात करें कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मतलब कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की अगर बात करें तो जैसे कैल्शियम, जैसे हमने आपको बताया ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंतर्गत आपको यही बताने हुए पदार्थ जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, कार्बन की मात्रा होती है, तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ हो गए। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ की अगर बात करें तो अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? तो अकार्बनिक पदार्थ बेटा वो पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। जैसे हमारे शरीर में NaCl होता है, तो आप Na भी बता सकते हैं, सोडियम, क्लोरीन, ठीक है, सल्फर बता सकते हैं, फास्फोरस बता सकते हैं, नाइट्रोजन बता सकते हैं। तो ये सारे सब्सटेंस जो हो जाते हैं वो इनऑर्गेनिक के अंतर्गत आते हैं। ऑर्गेनिक के अंतर्गत, अगर ऑर्गेनिक के अंतर्गत बात करें तो ऑर्गेनिक क्या होती है? जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो वो जैसे प्रोटीन हो गए। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, प्रोटीन हो गया। ठीक है, एंजाइम हो गए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हो गए। ये जितनी भी सारी चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, एंजाइम हो गया, जैसे थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन। ठीक, तो इन सब चीजों से मिलकर बना होता है। हेपेरिन वगैरह है, ये सब जो है इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत। ठीक, अब बात करते हैं कि ये हमारा प्लाज्मा हो गया। तो प्लाज्मा के बारे में इतना ही लिखना है कि प्लाज्मा जो होता है रुधिर का 50 से 55% भाग बनाता है। ठीक है, 55% भाग बनाता है, कुल रुधिर का 50 से 55% भाग बनाता है और ये जल से और कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। उसके बाद बता देंगे पीले रंग का जो पदार्थ होता है, ठीक है, और कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ आपको बताने हैं, कुछ एग्जाम्पल दे देंगे। क्लियर? इसके बाद आप देखेंगे आरबीसी क्या होता है। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है 10th क्लास में। ठीक है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है इसको समझ लेते हैं। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, तो आरबीसी का, इस आरबीसी के बारे में समझते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है इरेथ्रोसाइट। क्या होता है? इरेथ्रोसाइट। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इरेथ्रोसाइट। ठीक,
और अगर आरबीसी की बात करें तो इसका निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा का मतलब क्या होता है? जो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी है इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। इसी को मेरुरज्जु कहते हैं। इसी मेरुरज्जु के अंदर एक गुहा होती है, ठीक है। इसी को, ये जो ब्लैक कलर की गुहा दिख रही है आपको, इसी को बोलते हैं क्या? इसी को हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। और ये क्या होती है? मेरुरज्जु। क्या होती है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु के अंदर क्या है? अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा के अंदर इसका निर्माण होता है। किसका? आरबीसी का। तो निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर। अस्थि मज्जा समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं इंग्लिश में बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो में इसका निर्माण होता है, ठीक। वैज्ञानिक नाम इरेथ्रोसाइट। इसके बाद आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। मतलब 120 दिन तक ये कोशिकाएं जीवित रहती है। इसके बाद फिर से एक नई कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। और सारी कोशिकाओं का निर्माण जो प्रोसेस होता है बनने का, वो कहाँ पर होता है? लीवर में। अगर आरबीसी की बात करें तो स्त्रियों और पुरुषों में इनका जो वजन होता है वो, मतलब वजन नहीं, सॉरी, संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है स्त्रियों और पुरुषों में। तो पुरुषों में कितनी होती है? तो 50 से 55 लाख। कितनी होती है? 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर। प्रति घन मिलीलीटर, ठीक है। और ऐसी स्त्रियों में कितनी होती है? 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीलीटर, ठीक है। ये इसकी जो होती है एक क्वांटिटी होती है, स्त्रियों और पुरुषों में अलग अलग होती है। अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी जो होती है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ये लाल रंग की होती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो मनुष्य में जो आरबीसी होती है, मनुष्य में जो आरबीसी की कोशिकाएं होती हैं, उन आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। दिख रहा है? कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। मतलब क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं होता है। बात समझ में आ गई? तो ये लास्ट में हमने पढ़ाया था, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। निर्माण जो है आरबीसी का, लाल रुधिर कणिकाओं का। आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड कार्पसेल्स। रेड ब्लड कार्पसेल्स, इसका वैज्ञानिक नाम इरेथ्रोसाइट। निर्माण कहाँ होता है आरबीसी का? अस्थि मज्जा। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इसमें पीछे, ठीक है, इसी को बोलते हैं मेरुरज्जु। इसी मेरुरज्जु के अंदर होती है अस्थि मज्जा। बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन तक। 120 दिन तक ये कोशिकाएं जीवित रहती है। इसके बाद पुनः नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और सारी नई कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पर? अस्थि मज्जा में फिर से बनना स्टार्ट हो जाती है। मान लो कोई सेल डैमेज हो जाती है, चोट लगने पर सेल डैमेज हो जाती है, तो उसकी रिपेयरिंग का काम कौन करता है? यकृत। क्या करता है? यकृत। यकृत जो होता है उसको रिपेयर करने का काम करता है। कोशिकाओं की मरम्मत करने का काम कौन करता है? यकृत करता है। स्त्रियों की बात अगर करें, स्त्रियों में 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीलीटर की संख्या में जो है आरबीसी की कोशिकाएं पाई जाती है। पुरुषों में 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर की संख्या में पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी की कोशिकाएं क्या होती हैं? लाल होती हैं। आरबीसी जो होती है, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है, इनमें केंद्रक प्रायः नहीं पाया जाता। लेकिन ऊंट और लामा की जो जीव है, ठीक है, उनमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यह अपवाद है। बात समझ में आए? बच्चों में आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? तो स्प्लीन से बनता है, ठीक है। स्प्लीन को जो है कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है बच्चों में, भ्रूणावस्था में, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम हमने आपको इधर दिख रहा है, बेटा चेक करो, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। या फिर इसी का नाम होता है अमीबोसाइट। क्या होता है? अमीबोसाइट इसी का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ पर होता है? जल्दी से बताएं। अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। दिख रहा है साफ साफ? इसको इरेज कर दे। इतना समझ में आ रहा है ना आरबीसी के बारे में, ठीक है। आरबीसी के बारे में समझ में आ रहा है। अब समझ लेते हैं, इसको इरेज कर देना, ठीक है। ठीक है, लिख ले, अगर जरूरत है तो लिख ले, वरना हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक। अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में समझेंगे। डब्ल्यूबीसी के बारे में अगर हम समझे तो डब्ल्यूबीसी बेटा देख लो बहुत ध्यान से। डब्ल्यूबीसी इधर साफ साफ लिख देना, ठीक। डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो इसका वैज्ञानिक, डब्ल्यूबीसी पढ़ रहा है, इसका वैज्ञानिक नाम बता दो। इरेथ्रोसाइट। क्या होता है? आवाज नहीं करेगा कोई भी, जो भी आ रहा है बैठ के जाए शांति से, बिल्कुल भी आवाज नहीं खटर पटर की। इरेथ्रोसाइट क्या है? इरेथ्रोसाइट की अगर बात करें तो इरेथ्रोसाइट नहीं है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या था? ल्यूकोसाइट। क्या था? ल्यूकोसाइट। और दूसरा नाम क्या था? अमीबोसाइट। क्या नाम था? अमीबोसाइट। अमीबोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम था, ठीक है। तो इसकी अगर इसका निर्माण करें तो इसका निर्माण जो है वो कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा। अभी हमने बताया कि इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। मतलब आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का, सबका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। मैंने कहा बात नहीं करेंगे, 2 मिनट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हम 10 मिनट आपको टाइम देंगे, उसमें खूब बातें करना, ठीक है। खूब बातें कर लेना, छत पे दे देंगे, ऊपर वाले हॉल में चले जाना, आराम से बतिया लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए बस बात करें। तो ल्यूकोसाइट और अमीबोसाइट, और निर्माण कहाँ होता है इसका? कोई बता दे प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है?
अस्थि मज्जा में कहाँ होता है? आरबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा में, डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में, प्लेटलेट्स का निर्माण भी अस्थि मज्जा में। तो हम डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे हैं, उसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में। इनकी कोशिकाओं में केंद्रक प्राय पाया जाता है। कोशिकाओं में क्या होता है? केंद्रक जो होता है वो क्या होगा? पाया जाएगा। केंद्रक जो होता है वो पाया जाता है। बात समझ में आ गई? इनकी डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है 7 से 10 दिन तक का होता है। कितना दिन होता है? वैसे भी आपको 7 दिन का मिलेगा, ठीक है, 7 डेज का होता है। इनका जीवन काल कितना होता है? 7 डेज। जीवन काल इनका जो है 7 दिन का होता है। अगर हम बात करें कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, तो स्त्री और पुरुषों में समान होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या स्त्री और पुरुषों में क्या होती है? समान होती है। कहीं कहीं 8 दिया होगा, कहीं कहीं 9 दिया होगा, कुछ एवरेज में। तो 9 लाख प्रति घन मिलीलीटर कितनी होती है? 9 लाख प्रति घन मिलीलीटर। बात समझ में आया? 9 लाख प्रति घन मिलीलीटर जो होती है इसकी संख्या होती है डब्ल्यूबीसी की। बात समझ में आ गई? तो डब्ल्यूबीसी जो होती है वो कणिका, इसमें मतलब केंद्रक के अलावा कुछ कणिकाएं पाई जाती हैं। केंद्रक के अलावा भी क्या होता है? कुछ कणिकाएं पाई जाती है, जिसके बेस पे डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, एक होता है एग्रेन्युलोसाइट। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट कणिका में, हिंदी में लिख दे कणिका में, और दूसरा होता है आकणिका में। क्या होता है? आकणिका में। कणिका में, ठीक है। कणिका में भी इसके भी कई भाग होते हैं। एक होता है स्नोफिल्स। क्या होता है? स्नोफिल्स होता है। दूसरा होता है बेसोफिल्स। क्या होता है? बेसोफिल्स। और बेसोफिल्स के बाद क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स। क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स होता है। इनके बारे में भी लास्ट में डिस्कस कर चुके थे, फिर एक बार और देख लेते हैं। स्नोफिल्स जो होता है, इनमें जो केंद्रक होता है वो 2 भागों में बटा होता है। दिख रहा है इधर से? ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें जो केंद्रक होता है 2 भागों में बटा होता है। कैसे? 2 भागों में बटा होता है। स्नोफिल की कोशिकाएं जो होती है वो एलर्जी के प्रति संवेदनशील होती है। हम स्नोफिल के बारे में बता रहे हैं, स्नोफिल के बारे में बता रहे हैं। दिख रहा है? आवाज नहीं होगी, बहुत मारेंगे, समझ लेना। अरे यार दीदी गुस्से में कहा, गुस्से में नहीं बेटा, लास्ट में कल भी वीडियो नहीं बनाया था, मैं तो आज ही बना लेना। आवाज नहीं करो बेटा, ठीक। स्नोफिल की अगर हम बात करें, यहाँ हम समझा दे रहे हैं स्नोफिल्स क्या है, ठीक है। स्नोफिल से जो कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी का ही भाग है, डब्ल्यूबीसी का ही भाग है। स्नोफिल की कोशिकाएं अगर हम बात करें तो इनका जो कोशिका होती है, इनमें जो केंद्रक पाया जाता है प्राय 2 भागों में बटा होता है। कैसे बटा होता है? 2 भाग। और इनकी कोशिकाएं जो होती है प्राय एलर्जी के प्रति संवेदनशील होती है। कैसी होती है? मतलब कोई एलर्जी है तुरंत ही एक्टिव हो जाती है। जैसे भी कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ भी आ जाता है तो तुरंत क्या हो जाता है? ये एक्टिव हो जाती है। तो एलर्जी के प्रति क्या होती है? संवेदनशील होती है। और इनकी अधिकता से क्या होता है? स्नोफिलिया हो जाता है। अधिकता से क्या होता है? स्नोफिलिया का मतलब समझते हो? स्नोफिलिया बलगम, अरे खकारते हा करते हैं, फिर बलगम आ जाता है, फिर क्या बाहर निकाल दिया, तो वो क्या है? स्नोफिलिया। इसमें बलगम जो है बहुत ज़्यादा आता है, बहुत जल्दी जो है जुकाम होने की प्रॉब्लम्स रहती है, बार बार दवा लो फिर बार बार जो है जुकाम हो जाता है, बहुत सारा बलगम आता है, ठीक है, परमानेंट आता ही रहता है, ठीक। तो काफ़ी समय तक आता है, तो वो स्नोफिलिया का जो है कारण होता है। उसमें डब्ल्यूबीसी की स्नोफिल कोशिकाएं होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई? इसके बाद जो है बेसोफिल्स समझते हैं। बेसोफिल्स के बारे में हमने बताया था। बेसोफिल्स क्या होती है? तो इनकी कोशिकाएं होती हैं, इनमें प्राय जो केंद्रक होता है वो यू शेप में होता है। कैसा होता है? यू शेप। इनमें जो केंद्रक होता है, ये कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, ये यू शेप में होता है। बेसोफिल्स की कोशिकाएं जो होती हैं ये प्राय क्या करती है? किसी को याद है? किसी को याद है? ये बेसोफिल्स की कोशिकाएं जो होती हैं बेटा, ये हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करती है। किसका? और मोस्टली इनका काम यही है कि प्रतिरक्षी कोशिकाओं का निर्माण करती है। कैसी कोशिकाओं का? प्रतिरक्षी कोशिकाएं क्या होती है? ऐसी कोशिकाएं जो बाहर से आए हुए रोगाणुओं से लड़ने की कैपेसिटी रखती हो। क्या रखती हो? कैपेसिटी। एक क्षमता रखती हो कि बाहर से कोई भी वायरस बैक्टीरिया शरीर के अंदर आ गया है, ठीक है, प्रवेश कर गया, तो तुम्हारी कोशिकाओं के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि सामने वाली कोशिका का क्या कर सके? छीछा लेजर कर सके। क्या कर सके? छीछा लेजर। सिर्फ कुछ लड़के या लड़कियां तेज होती हैं तो सामने वाले बंदे की छीछा लेजर कर देती है ना, तो इस तरीके से क्या कर सके कि तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी हो, तुम्हारे अंदर जो कोशिकाएं वो इतनी ज्यादा मजबूत हो कि सामने वाली कोशिका पे क्या कर सकते हैं? मार तमाचा उसको सही कर सके। तो कहने का मतलब ये बेसोफिल्स की कोशिकाएं जो होती है प्राय प्रतिरक्षी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। प्रतिरक्षी कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर से मतलब बाहर से आए हुए रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करती है, तो वे कोशिकाएं होती है प्रतिरक्षी कोशिकाएं, ठीक है। और ये बेसोफिल्स की कोशिकाएं हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करती है। आपको पता है हिपैरिन का बहुत बड़ा रोल है, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है हिपैरिन क्या है, तो हिपैरिन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हिपैरिन हमने आपको बताया था कि हिपैरिन नामक प्रोटीन जो होता है उसका निर्माण यकृत में होता है, और यही हिपैरिन जो होता है शरीर के अंदर रुधिर को
जमने से रोकता है। शरीर के अंदर हमारे ब्लड क्यों नहीं कोगुलेट होता है, क्यों नहीं जमता है? हाँ, क्योंकि क्या होता है, हेपेरिन नामक प्रोटीन हमारे ब्लड में मिला हुआ है और वही जो है हमारे ब्लड को जमने से रोकता है। जबकि बाहर उंगली कट जाती तो क्या होता है, जम जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ क्योंकि फाइब्रोजन जो होता है उसको जमाने में सहायता करता है। तो ये हमने बेसोफिल्स के बारे में बताया था। और लास्ट जो है हम आपको बताया न्यूट्रोफिल्स। क्या बताना था? न्यूट्रोफिल्स। ये कोशिकाएं होती हैं प्रायः क्या होती हैं, ये WBC की सबसे छोटी कोशिका होती है। क्या होती है? छोटी कोशिका होती है। और ये इन्हें सबसे बोल सकते हैं कि फैगोसाइट कोशिकाएं, इंग्लिश में बोल सकते हैं फैगोसाइट। या भक्षक कोशिकाओं के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से? क्योंकि बाहर से आए हुए रोगाणुओं से हमारे शरीर की क्या करती है, रक्षा करती है। तो ये कोशिकाएं क्या होती है, इन्हें स्मॉल फैगोसाइट के नाम से भी जानते हैं या भक्षक कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं। और ये सबसे छोटी होती हैं और बाहर से आए हुए हमारे शरीर की रक्षा करती है। बात समझ में आ गई? अब तो ये हमारा था क्या, कणिकामय वाले का पार्ट। एक स्नोफिल्स, बेसोफिल्स और ये न्यूट्रोफिल्स। कणिकामय का पार्ट था और कणिकामय ये किसका पार्ट है? WBC का। किसका पार्ट है? WBC का व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। क्या है? व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। ये इसी के तो बात पढ़ रहे थे, WBC के। कणिकामय और एक अकणिकामय। तो WBC का ही पार्ट है कणिकामय, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बात समझ में आ गई? अब क्या पढ़ेंगे? अकणिकामय। क्या पढ़ेंगे? अकणिकामय में क्या होता है, एक लिम्फोसाइट होता है। क्या होता है? लिम्फोसाइट। दूसरा क्या होता है? मोनोसाइट। क्या होता है? मोनोसाइट। आप समझते हैं इसको क्या, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट क्या होता है, ये WBC का सबसे अधिक भाग बनाता है। बड़ी छोटी कोशिकाएं नहीं होती, ये WBC का समझ लो 75% जो रोल है वो कौन करता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती है जो WBC में पाई जाती है, जिसके कारण WBC को शरीर का प्रहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूछा जाए कि शरीर का प्रहरी किसे कहते हैं तो क्या बताओ? WBC को। यहाँ WBC में एक पॉइंट और ऐड कर लेना, जो WBC हमने लिखा है कि WBC को शरीर का क्या बोलते हैं? प्रहरी, सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी, हमारे शरीर का सैनिक। ठीक है, तो WBC का क्या बोलते हैं? प्रहरी। हिंदी में लिखना है आपको यूपी बोर्ड में। तो प्रहरी का मतलब क्या होता है? सैनिक, सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का सोल्जर्स कहते हैं किसको? क्यों? क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट की कोशिकाएं पाई जाती है और ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और इनका भी काम क्या होता है? शरीर से बाहर आए हुए रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करना। बस यही फाइनल इनका काम है। और सबसे ज्यादा, बस इतना याद रखना, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन? लिम्फोसाइट। अब आ जाओ मोनोसाइट। ये IAS के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, मोनोसाइट। मोनोसाइट की अगर हम बात करें तो मोनोसाइट जो होती है ये WBC की कोशिकाओं की सबसे बड़ी कोशिका होती है। कैसी होती है? सबसे बड़ी। बहुत ध्यान समझना, अगर पूछा जाए, बहुत पहले पूछा गया था, अभी नहीं क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, साइंस में जो P वाला एग्जाम होता है, CSET वाला, तो उसमें पूछा गया था कि WBC की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। ऐसे सारे एग्जाम्पल दिए हुए थे। ठीक है, उसमें 1 2 3 4 कभी कभी 4 4 5 5 एग्जाम्पल दे रखे होते हैं। तो उसमें आपको ये बताना था एग्जाम्पल में कि मोनोसाइट। क्या? मोनोसाइट में जो कोशिकाएं होती है वो सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है WBC की। कैसी होती है? सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाए कि कौन सी होती है तो क्या बताओगे? मोनोसाइट जो होती है वो WBC की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और ये भी क्या करती है? बाहर से आए हुए हमारे शरीर की, बाहर से आए हुए रोगाणुओं से हमारे शरीर की क्या करती है? मतलब मोस्ट ऑफ आपको बस इतनी बात याद रखनी कि बाहर से आए हुए रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करती है। क्योंकि जब WBC का काम मेनली यही होता है, ये हमारे शरीर का प्रहरी है, तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से ये रोल प्ले कर रहे हैं कि बाहर से आए हुए रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। बात समझ में है? बस ये मेन याद रखना है, ये सबसे बड़ी कोशिका और ये सबसे ज्यादा कोशिका और ये सबसे छोटी कोशिका, ये हेपेरिन का निर्माण कर रही है, स्नोफिलिया रोग फैला रही है, जो मेन चीजें हैं, समझ लो ना। तो वो ये इनका याद रखना है काम आपको। अब आ जाओ प्लेटलेट्स के बारे में, इसको भी समझ लेते हैं तो ये वीडियो खत्म हो जाएगा। फिर प्लेटलेट्स की अगर बात करें, प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स क्या है? तो प्लेटलेट्स हमने आपको पढ़ा, जैसे नहीं बच्चों का जब क्या डेंगू वगैरह, डेंगू के बीच में बहुत फैला था, अभी लास्ट ईयर की बात है, इतना ज़्यादा डेंगू फैला था। तो मतलब बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे और कहीं भी मच्छर काट लेते हैं। मादा एडीज मच्छर होती है, कौन सी? मादा एडीज। फीमेल एडीज होती है, तो वो मच्छर काट लेती है तो क्या हो जाता है? डेंगू हो जाता है। और जब डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है, अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स की संख्या होती है 2.5 से 5 लाख। कितनी होती है? 2.5 से 5 लाख। 2.5 से 5 लाख होती है, 5 लिखा ही नहीं हमने, 2.5 से 5 लाख होती है। और 2.5 से 5 लाख में अगर ये याद रखो, कभी कभी क्या होता है कि 2.5 से 5 लाख की संख्या में कभी कभी प्लेटलेट्स की संख्या 20,000 रह जाती है। कितनी रह जाती है? 20,000। तो आप सोच सकते हो कि 2.5 के 5 में क्वांटिटी होनी चाहिए, 2.5 लाख से 5 लाख, और संख्या कितनी हो गई? 20। तो समझ लो ICU भर्ती हो जाता है। कहते हैं कि बहुत सीरियस कंडीशन है, जबकि 20,000 प्लेटलेट्स बचती हैं। प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? लगातार कम हो जाती है। बात समझ में आ रही? और ये प्लेटलेट्स की कोशिका हमारे शरीर में सबसे बड़ा एक रोल प्ले करती है, किसी को पता है?
ये हमारे शरीर में रुधिर का थक्का जमाने में मदद करती है। शरीर के बाहर, शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर रुधिर का क्या करती है? थक्का जमाने। चोट लग गई, चोट लगने के बाद क्या होता है, बहुत सारी ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स है, तो जैसे ही प्लेटलेट्स हवा के संपर्क में आती है, फाइब्रिनोजन होता है, कैल्शियम होता है, इन सब की एक चादर बन जाती है, जिससे क्या होता है, ब्लड जो होता है वहीं पर जम जाता है। उंगली में चोट लगी, कट गई उंगली, थोड़ी देर तो ब्लड निकलेगा फ्लो से, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, वहाँ पे ब्लड जो होगा वो जम जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स की कोशिकाओं का काम क्या होता है? रुधिर का थक्का जमाना। क्या काम होता है? रुधिर का थक्का जमाना। और इनकी संख्या कितनी होती है? 2.5 से 5 लाख। अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो इनका जीवन काल कितना होता है? 7 से 10 दिन का। कितना होता है? 7 से 10 दिन। मतलब इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो 7 से 10 दिन में जो है मरी जाती है। क्या हो जाता है? मरी जाती है। क्या होता है? मरी जाती है। तो मरी जाती है तो 7 दिन में बन गई, फिर उसके बाद फिर से जो है इनका निर्माण कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? फिर से अस्थि मज्जा में बन जाएंगी। बात समझ रहे हो? इसलिए खाए पियो, दूध पियो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, दूध पियो, खूब बढ़िया वाला दूध पियो, मीठी जो है जो भी जो दूध की बनी हुई चीजें वो खूब खाया करो, जिससे ब्लड जो है लगातार क्या बनता रहे। हरी सब्जियों का सेवन करते रहो, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, ब्लड में जो सारी सेल्स होती हैं, आयरन वगैरह जो भी है, WBC, RBC, प्लेटलेट सब मेंटेन रहेगी, ठीक है। अंकुरित दाने वगैरह जो है लेते रहो। कौन कौन खाता है? कोई खाता है? किसी को टाइम ही नहीं है, सब कहीं चाउमीन खा के आते हैं, सुबह सुबह नाश्ते में चाउमीन मोमोज लेके जाते हैं। तो चाउमीन मोमोज से नहीं सकी ब्लड की कोशिकाएं, जब अगर कम हो गई तो हालत खराब हो जाएगा, गिरी गिरी पड़ोगे। फिर कुछ बच्चे नहीं स्कूल में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, पता चले प्रेयर चल रही है, एक लोग कहीं से तो आँख खोल के देख रहे, दूसरा देखा पिल्ले से गिर गया। होता है ना, बहुत सारे बच्चे जो टुन्ने से गिर जाते हैं, वो फैले पड़े हैं, सब बड़बड़ हो जाती है। अरे टीचर आते, कहोगे पानी डालो, पानी डालो, फिर ले जाया जाता है, पंखा चलाते हैं। तो ये ना करो कि लोग प्रेयर कर रहे हैं फैले गए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, धन्यवाद।